जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है एक बार फिर द नॉलेज नेक्सस की रैपिड 20 एमपीपीएससी प्री 2026 रिवीजन सीरीज में। आज हम कवर करने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और परीक्षा की दृष्टि से सबसे हॉट टॉपिक। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनके अध्यक्ष और जो प्रमुख निर्णय लिए गए। हाँ, क्योंकि अगर पिछले सालों के पेपर्स देखेंगे ना, तो शायद ही ऐसा कोई साल गया हो जब कांग्रेस के अधिवेशनों से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आया हो। एकदम सही। चाहे वो पहली महिला अध्यक्ष वाला सवाल हो, या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन की वो मशहूर कंट्रोवर्सी। बिल्कुल। अगले 20 मिनट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत कीमती हैं, तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि हम 1885 से लेकर आज़ादी तक की टाइमलाइन का एक बहुत ही इन डेप्थ और रैपिड रिवीजन शुरू करने वाले हैं। जी, और हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हम सिर्फ फैक्ट्स रटवाने नहीं वाले हैं, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे की कहानी डिकोड करेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से कांग्रेस का जन्म हुआ, साल 1885। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ। लेकिन यहाँ उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैप है, जो स्टेटमेंट वाले सवालों में आ जाता है। ये अधिवेशन दरअसल बॉम्बे में होना तय ही नहीं हुआ था। हाँ, ये तो पुणे में होना था ना। बिल्कुल, पुणे में होना था, लेकिन अंतिम समय में वहाँ प्लेग की बीमारी फैल गई, तो इस वजह से वेन्यू को रातों रात बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। और उस पहले अधिवेशन में देश भर से कुल 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 72 डेलीगेट्स। और यहाँ 3 नाम एस्पिरेंट्स को टिप्स पर होने चाहिए। संस्थापक थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम। वाइसराय था लॉर्ड डफरिन, जिसका मानना था कि कांग्रेस सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, डफरिन का वो मजाक उड़ाना। और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी WC बनर्जी। अब यहाँ से ना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति देखने को मिलती है। अगर हम 1885 से 1888 तक के शुरुआती 4 अधिवेशनों को देखें, तो कांग्रेस ने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया। एक पैटर्न सेट किया था उन्होंने। एग्जैक्टली। 1885 में अध्यक्ष हिंदू थे WC बनर्जी। फिर 1886 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष बने, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और वो पहले पारसी अध्यक्ष थे। और फिर 1887 का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। एस्पिरेंट्स को ये एकदम क्लियर रखना है कि वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने ही कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। और चौथा 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने, जो पहले अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो मतलब पहला हिंदू, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम और चौथा ईसाई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कांग्रेस शुरुआती दिनों से ही ब्रिटिश सरकार को दिखाना चाहती थी कि वो किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। वो जानबूझकर अपनी एक धर्मनिरपेक्ष और अखिल भारतीय छवि यानी ऑल इंडिया इमेज बना रही थी, जिसे हम नरमपंथी राजनीति या मॉडरेट फेस कहते हैं। उस समय ये सड़कों पर आंदोलन नहीं करते थे, सिर्फ प्रार्थना पत्र यानी पिटीशन भेजते थे। लेकिन ये पिटीशन वाली राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चली, और इसका असर 1896 से 1907 के दौर में साफ दिखता है। हाँ, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की बात करें, रहीमतुल्लाह M सयानी अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन अमर हो गया, क्योंकि यहीं पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। और आर्थिक मुद्दे भी उठने लगे थे। 1899 का लखनऊ अधिवेशन देखिए, RC दत्त अध्यक्ष थे, और वहां पहली बार भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई। अब यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट है जो किसी भी एस्पिरेंट को चौंका सकता है। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन दिनशॉ ए वाचा की अध्यक्षता में। अक्सर लगता है कि गांधी जी 1915 में भारत लौटे, तो उससे पहले वो कांग्रेस में थे ही नहीं। ये एग्जाम का बहुत बड़ा ट्रैप है। एस्पिरेंट्स को लगता है 1915 से पहले गांधी जी टिक ही नहीं हो सकते, लेकिन सच ये है कि 1901 में वो भारत आए थे और कलकत्ता अधिवेशन के मंच पर पहली बार दिखाई दिए थे। तो वो आए, शामिल हुए और वापस चले गए। लेकिन इधर भारत में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। आग लग गई पूरे देश में। बिल्कुल, और इसी वजह से 1905 के बनारस अधिवेशन में, जहां गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, कांग्रेस ने पहली बार खुलकर स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के मंच से पहली बार स्वराज शब्द गूंजा। लेकिन युवा नेता अब इन नरमपंथियों से उकता चुके थे। और यही गुस्सा
1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा। रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। इसे सूरत विभाजन कहते हैं, जहां कुर्सियां तक चल गईं। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। गरम दल यानी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। हाँ, और तिलक का वो ऐतिहासिक नारा इसी समय का है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या एनर्जी रही होगी उस समय। खैर, अब क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। BN थर अध्यक्ष। यहाँ पहली बार हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। एस्पिरेंट्स को यहाँ 1896 और 1911 का फर्क साफ रखना है। वंदे मातरम 1896 और जनगण मन 1911 दोनों कलकत्ता में हुए, लेकिन साल और अध्यक्ष अलग हैं। बिल्कुल। अब आते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन पर। अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसे भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, तिलक और एनी बेसेंट की मेहनत से नरम दल और गरम दल का फिर से पैचअप हो गया। और दूसरा, ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट, जहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मान ली थी, जो कि एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हुईं, जहां सिर्फ मुस्लिम वोट दे सकते थे। इसी ने आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। बिल्कुल सही। अब हम गांधीवादी युग में आते हैं, 1917 से 1925। यहाँ महिलाओं के नेतृत्व पर बहुत सवाल बनते हैं। हाँ, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। एस्पिरेंट्स को याद रखना है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं, जो आयरिश मूल की थीं। और ठीक 8 साल बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन, जहां सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी। और यही कैच है, अगर सवाल पूछे पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो जवाब सरोजनी नायडू होगा। सिर्फ एक भारतीय शब्द पूरा गेम पलट देता है। अच्छा, 1920 का साल भी बहुत हलचल वाला था। एक विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा कलकत्ता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, जहां असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव पेश हुआ। और उसी साल नागपुर के नियमित अधिवेशन में सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हो गया। और जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद 1922 का गया अधिवेशन, CR दास अध्यक्ष। यहाँ चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस लेने की हताशा थी। कांग्रेस में स्वराजवादियों और नो चेंजेस के बीच दरार आ गई। नो चेंजर्स जैसे सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सिस्टम के बाहर रह के रचनात्मक काम करना चाहते थे, जबकि CR दास और मोतीलाल नेहरू चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी मतभेद में CR दास ने इस्तीफा दिया और स्वराज पार्टी बनाई। एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब उस अधिवेशन की बात जो बार बार पूछा जाता है, 1924 का बिलगांव अधिवेशन। कर्नाटक में है ये, और इसकी इकलौती सबसे बड़ी खासियत ये है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार। बहुत ही हाई एल फैक्ट है ये। अब हम बढ़ते हैं 1929 से 1939 के दौर में। पूर्ण स्वराज और MPPSC का सबसे फेवरेट त्रिपुरी संकट। 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब तक डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, लेकिन यहाँ पहली बार पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 की रात, रावी नदी का तट और तिरंगा। और 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। फिर 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी। और अब आता है सबसे हॉट टॉपिक, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं का टकराव था। बोस आक्रामक जन आंदोलन चाहते थे, जबकि गांधी जी इसके खिलाफ थे। इसीलिए चुनाव की नौबत आई। बोस के सामने गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, और नतीजे ने सबको चौंका दिया। बोस जीत गए। गांधी जी ने कहा, पट्टाभी की हार मेरी हार है। इससे वर्किंग कमेटी में डेडलॉक बन गया। और भारी विरोध के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। लेकिन इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष बना कौन? ये सबसे बड़ा ट्रैप है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि हारने वाले पट्टाभी सीतारमैया को बना दिया होगा, लेकिन नहीं। संकट सुलझाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया था। ये फैक्ट रट लेना है। बहुत बढ़िया। 1940 से 1946 तक विश्व युद्ध के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष रहे
और 1947 आज़ादी के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। और 1948 में जाकर फाइनली पट्टाभी सीतारमैया को मौका मिला। यहाँ हमारी मेन टाइमलाइन पूरी होती है। तो एस्पिरेंट्स, अब समय है रैपिड 20 क्विक टेस्ट का। 3 सॉलिड सवाल आ रहे हैं स्क्रीन पर, मतलब ऑडियो में। पहला सवाल स्टेटमेंट बेस्ड। कथन 1, गांधी जी मात्र एक बार 1924 में अध्यक्ष बने। कथन 2, सरोजिनी नायडू पहली महिला अध्यक्ष थीं। चलिए डिकोड करते हैं। पहला कथन तो 100% सही है, बेलगांव 1924। लेकिन दूसरा गलत है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। तो केवल कथन 1 सही है। परफेक्ट। दूसरा सवाल क्रोनोलॉजी का है। इन 4 घटनाओं को क्रम में लगाना है। सूरत विभाजन, जनगणमन का गायन, पूर्ण स्वराज और लखनऊ पैक्ट। साल याद कीजिए। सूरत विभाजन 1907, जनगणमन 1911, लखनऊ पैक्ट 1916 और रावी नदी पर पूर्ण स्वराज 1929। तो सही क्रम है 1907, 1911, 1916, 1929। एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल एमपी स्पेशल। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बना? अभी डीप डाइव किया हमने इस पे। उत्तर पट्टाभी सीतारमैया नहीं है। सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये था हमारा आज का बहुत ही क्रिस्प और फैक्ट पैक्ड सेशन। एस्पिरेंट्स को इस टाइमलाइन को बार बार रिवाइज करना चाहिए। और सेशन खत्म करने से पहले उम्मीदवारों के लिए एक सोचने वाला पॉइंट छोड़ना चाहूंगी। 1885 का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन प्लेग की वजह से बॉम्बे शिफ्ट हुआ। जी। जरा सोचिए, एक पैरेलल यूनिवर्स में अगर पुणे में प्लेग नहीं फैलता, अगर कांग्रेस का जन्म बॉम्बे के बजाय पुणे में होता जहां तिलक जैसे उग्र नेताओं का गढ़ था, तो क्या कांग्रेस शुरुआती 20 साल इतनी नरमपंथी रहती? क्या आजादी की लड़ाई शुरुआत से ही आक्रामक नहीं होती? क्या बात है। ये बटरफ्लाई इफेक्ट वाला थॉट बहुत पावरफुल है। एक छोटी सी बीमारी ने इतिहास का भूगोल बदल दिया। एस्पिरेंट्स को इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले सेक्शन में हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और मध्य प्रदेश का योगदान कवर करेंगे। तब तक रिवीजन जारी रखें। जय हिंद।